आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। सुंदर कपड़े, विभिन्न प्रकार के बेडशीट्स, फर्नीचर पर प्रयुक्त होने वाले कपड़े। बच्चों, आपने खास मौक़ों पर अपनी माँ को सुंदर चमकदार साड़ी पहनते देखा होगा, जिसका कपड़ा बहुत ही आकर्षक और प्रसन्नजन होता है। ये कौन सा कपड़ा होता है? यह कपड़ा रेशम अर्थात सिल्क है। सिल्क, जी हाँ, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिल्क के तंतु यानी फाइबर्स कहाँ से प्राप्त होते हैं। उससे पहले ये बताओ कि सिल्क हमें पौधों से प्राप्त होता है या जंतु से? जी हाँ, जंतु से। छोटे से सिल्क का कीड़ा अर्थात सिल्कवॉर्म हमें सिल्क के धागे प्रदान करता है। लेकिन यह धागे हमें इतने छोटे से जीव से कैसे प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले सिल्कवॉर्म के पूरे जीवन चक्र को समझना होगा। सबसे पहली अवस्था में मादा मोथ पत्तों पर अंडे देती है। अंडे देने के लिए मादा मोथ किस प्रकार के पत्तों का चयन करती है? मादा मोथ पादप जैसे शहतूत के पत्तों पर अंडे देती है। अंडे देना प्रथम अवस्था है। दूसरी अवस्था में अंडे लार्वा में परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले ये लार्वा बहुत छोटे आकार में होता है, फिर शहतूत के पत्तों को खाकर ये आकार में बड़े होते जाते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक बार में लार्वा पत्तियां खाकर संतुष्ट हो जाते हैं तो वह पत्तियां खाना बंद कर देते हैं और लार्वा अपने अगले स्टेज में प्रवेश करता है। यह स्टेज उसका रेस्टिंग फेज अर्थात आराम वाली अवस्था होती है। जिस प्रकार हमें आराम करने के लिए एक बिस्तर की जरूरत होती है, उसी प्रकार से लार्वा भी आराम करने के लिए एक कवर का निर्माण करता है। लार्वा अपने मुख की लार से स्लाइसिंग धागे जैसी संरचना स्रावित करता है। ये धागे जैसी संरचना स्रावित करते समय यह अपना सर 8 के राउंड फिगर में घुमाते हैं, जिससे धागा पूरे शरीर पर चढ़ जाता है। मुख से निकली चिपचिपी लार हवा के संपर्क में आकर सूख जाती है और यह आवरण कोकून कहलाता है। क्या आप जानते हैं यह कोकून हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह संरचना है जो हमें सिल्क का धागा प्रदान करती है। कोकून बनने के बाद इसमें उपस्थित लार्वा आराम करता है और लार्वा अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। प्यूपा अवस्था में प्यूपा हिलता नहीं है और यह वयस्क मौत के लिए विकसित होना शुरू कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कोकून में प्यूपा वयस्क में विकसित होता है। पूरी तरह से विकसित होने के बाद प्यूपा अपनी अगली अवस्था वयस्क में प्रवेश करता है। विकसित मौत को कोकून को तोड़कर उड़ने के लिए तैयार है। यह एक सिल्कवॉर्म का पूरा जीवन चक्र है। क्या आप बता सकते हैं कि इन सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क तंतु किस प्रकार प्राप्त होते हैं? कोकून सिल्क तंतुओं का मुख्य स्रोत है। प्यूपा जब वयस्क मोथ बन जाता है तो वयस्क मोथ कोकून को छोड़कर उड़ जाता है और इन कोकून से रेशम अर्थात सिल्क तंतु प्राप्त किए जा सकते हैं। मादा मोथ के कोकून से बाहर निकलने से कोकून टूट जाता है और जिसके कारण रेशम तंतु भी टूट जाता है। बड़े स्तर पर सिल्क तंतु प्राप्त करने के लिए सिल्क वॉर्म्स का पालन किया जाता है। सिल्क वॉर्म्स अर्थात सिल्क के कीटों के पालन को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। कोकून से सिल्क धागा 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक, कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, जिससे कोकून के अंदर मौत की मृत्यु हो जाती है। गर्म पानी में कोकून को डालने से सिल्क के धागे आसानी से अलग हो जाते हैं। भाप या धूप में सुखाने से भी रेशम धागों को कोकून से अलग प्राप्त किया जा सकता है। कोकून से रेशम धागों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। आजकल रीलिंग का कार्य मशीनों द्वारा होता है। दूसरा प्रकार है, पहले मौत को वयस्क हो जाने दिया जाता है। उसके उड़ने के पश्चात टूटे कोकून्स को हाथों द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त तंतु टूटा प्राप्त होता है। जैसे ही ये उलझे तंतु अलग हो जाते हैं, तंतुओं से रेशम अर्थात सिल्क धागा बनता है। सिल्क धागों को बुनकर वस्त्र बनाया जाता है।
सिल्क का तंतु काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दिखने में आकर्षक और उच्च शक्ति के साथ सिल्क तंतुओं के चार्ट में सबसे ऊपर आता है।